हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम का मॉडल टेस्ट पेपर लेके आए हैं। टेस्ट पेपर नंबर 2 है ये। एक ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो हमने क्वेश्चन लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और साइंस सभी के क्वेश्चन हमने उस वीडियो में लिए हैं। आज की वीडियो में भी हमने सभी क्वेश्चन लिए हैं। आज के इस मॉडल टेस्ट पेपर में हमने हिंदी और इंग्लिश को भी शामिल किया है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र संचयी संस्कृति में किस प्राचीन सभ्यता को जाना जाता है? ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से कौन सी सभ्यता है राजस्थान की जो कि जानी जाती है? तो देखिए वो सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति यानी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? तो ये गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता राजस्थान में कहाँ पड़ती है? ये नीम का थाना सीकर में ये पड़ती है। नीम का थाना सीकर में ये गणेश्वर सभ्यता राजस्थान में पड़ती है। इसको और अन्य किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, एक ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर को कहा जाता है। एक इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है? वो भी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा गणेश्वर सभ्यता। अब देखिए आहड़ के बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए जो गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। वहीं आहड़ सभ्यता को देखें तो आहड़ सभ्यता ताम्रवती नगरी कौन सी कहलाती है? आहड़ सभ्यता कहलाती है, ताम्रवती सभ्यता। आहड़ सभ्यता स्थित कहाँ है? तो देखिए ये उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में आहड़ सभ्यता स्थित है। कौन सी नदी पर? तो देखिए बनास नदी पर ये स्थित है। बनास नदी पर स्थित है आहड़ सभ्यता। वहीं हमने गणेश्वर देखा, तो देखिए गणेश्वर कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो ये कांतली नदी पर स्थित गणेश्वर सभ्यता है, कांतली नदी। और नेक्स्ट है गिलूंड सभ्यता। तो देखिए गिलूंड सभ्यता स्थित है राजस्थान के राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले में गिलूंड सभ्यता स्थित है। और ये कौन सी नदी पर है? तो ये देखिए ये भी बनास नदी पर स्थित है, आहड़ और गिलूंड। नेक्स्ट है सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित सभ्यता है, झुंझुनू जिले में। और ये कौन सी नदी पर? तो ये कांतली नदी पर स्थित सभ्यता है। तो हमने इन चारों की डिटेल देख ली है। तो वैसे आहड़ सभ्यता के अगर उत्खनन करता पूछे तो आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल इस सभ्यता के उत्खनन करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ वासियों के आभूषण अधिकांशतः निर्मित थे, किससे बने होते थे? तो देखिए जो आहड़ सभ्यता है अब वो हमने देखा उदयपुर में बनास नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन करता इसके आरसी अग्रवाल है। आरसी अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल इसके उत्खनन करता है। और जो यहाँ के जो लोग आभूषण पहनते थे वो पक्की हुई मिट्टी के मणकों से बने हुए होते थे। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। पक्की हुई मिट्टी के मणकों से बने आभूषण आहड़वासी लोग पहनते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए कालीबंगा स्थित कहाँ है? तो ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा सभ्यता है। देखते हैं कालीबंगा में सर्वप्रथम खुदाई 1952 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। तो ये देखिए बिल्कुल सही है, 1952 ईस्वी में कालीबंगा की खुदाई स्टार्ट हुई थी। इसके खोजकर्ता कौन थे? इसको खोज करने वाले कौन थे? तो वो थे अमलानंद घोष। अमलानंद घोष इसके खोजकर्ता थे। और उत्खननकर्ता अगर पूछे तो वो थे बीबी लाल और बी.के. थापर। बी.के. थापर और बीबी लाल इसके उत्खनन करता थे। बीबी लाल ये उत्खनन करता, खोज करता अमलानंद घोष। तो देखिए पहला वाला तो एकदम सही है कि 1952 में इसका खुदाई प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है कालीबंगा की खुदाई का कार्य 5 स्तरों तक किया गया। तो जी हाँ, ये भी एकदम सही है कि कालीबंगा की खुदाई का जो कार्य 5 स्तरों तक इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है कालीबंगा से प्राप्त अस्थि पंजर के अवशेषों से खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। तो देखिए ये भी एकदम सही है कि एक खोपड़ी मिलती है, कपाल मिलता है जिसमें कपाल छेदन की क्रिया के प्रमाण इससे में मिलते हैं।
तो ये भी एकदम सही है। नेक्स्ट है कालीबंगा को वहाँ के स्थानीय निवासी धूलकोट के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये एकदम गलत है। धूलकोट के नाम से कालीबंगा को नहीं, आहड़ सभ्यता को जाना जाता है धूलकोट के नाम से। आहड़ सभ्यता हमने अभी देखा कि राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। इसे ताम्रवती नगरी और बनास नगरी, आघाटपुर, ये सभी इसके उपनाम हैं। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? आरसी अग्रवाल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये रॉन्ग है कालीबंगा से संबंधित। अब कालीबंगा से संबंधित और कुछ देख लेते हैं। तो देखिए कालीबंगा को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है कालीबंगा को डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा। तो देखिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मेवाड़ के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है? तो देखिए जो महाराणा कुंभा हैं, सिसोदिया राजपूत महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक, इनको अभिनव भट्टाचार्य के नाम से इनके उपनाम है, इनके नाम से जाना जाता है। इनका शासनकाल था 1433 ईस्वी से लेकर के 1468 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है महाराणा कुंभा का। ये बहुत ही प्रतापी शासक थे महाराणा कुंभा, सिसोदिया राजपूत थे। तो राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए सारंगपुर का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा और कुंभा मेवाड़ के शासक थे और मालवा के शासक थे कौन? महमूद खिलजी के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है और इसमें महाराणा कुंभा की विजय होती है। सारंगपुर पड़ता कहाँ है? तो ये एमपी मध्य प्रदेश में ये पड़ता है सारंगपुर। तो इसमें राइट आंसर होगा 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध लड़ा जाता है। अगला प्रश्न है महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया विजय स्तंभ, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, वह कितनी मंजिल का है? तो देखिए जो महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था वो बनवाया था, अभी पिछले ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में, उसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में 1448 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध के पश्चात मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1448 ईस्वी में। कितना मंजिला है? तो देखिए ये 9 मंजिली इमारत है और ये कौन से भगवान को समर्पित है? तो देखिए ये विष्णु भगवान को समर्पित इमारत है, इसमें विष्णु भगवान की मूर्ति है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, 9 मंजिला ये इमारत है। अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ किले से प्राप्त कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के वास्तुकार किसे माना जाता है? तो देखिए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अगर पूछे तो वे थे महाराणा कुंभा, परंतु इसके वास्तुकार थे राव जैता, इसके वास्तुकार थे किसके? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के। अगले प्रश्न है कटारगढ़ नामक स्थापत्य निम्नलिखित में से किस दुर्ग का भाग है? तो देखिए कटारगढ़ है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का महत्वपूर्ण भाग है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है, राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया है। कुंभलगढ़ किले में जो ये कटारगढ़ का दुर्ग है ना, इसे कुंभलगढ़ किले की आंख के रूप में हम जानते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुंभलगढ़ किले की आंख किसे कहा गया है? तो ये कटारगढ़ दुर्ग को कुंभलगढ़ की आंख कहा गया है। अगला प्रश्न है उदयपुर सरकार द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन को कब गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो जो उदयपुर सरकार थी उन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित किया था 1938 ईस्वी में, इन्होंने गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में अधिमिलन पत्र पर सबसे अंत में अर्थात 14 अगस्त 1947 को किस रियासत ने हस्ताक्षर किए थे? तो इस अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली सबसे लास्ट जो रियासत थी वो थी धौलपुर रियासत, जिन्होंने सबसे अंतिम में इस पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है
साप्ताहिक समाचार पत्र लोकवाणी का प्रकाशन किसकी स्मृति में किया गया? तो जो साप्ताहिक समाचार पत्र था लोकवाणी, इसका जो जिसकी स्मृति में प्रकाशित किया गया था वो थे जमनालाल बजाज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम सूफी संत को मोहम्मद गोरी ने सुल्तान उल हिंद की उपाधि से नवाजा था? तो देखिए, मोहम्मद गोरी ने जो सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी वो दी थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ये उपाधि दी गई थी, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है पूछा है। एक तरफ लोक देवता दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके मुख्य स्थान दिए गए हैं। तो देखिए, पहला दिया गया है मल्लीनाथ जी। तो देखिए, मल्लीनाथ जी का सागवाड़ा मुख्य स्थल नहीं था, उनका मुख्य स्थल था तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर इनका मुख्य स्थल है। तिलवाड़ा किसका? मल्लीनाथ जी का। और ये दूसरा है गोगा जी। तो गोगा जी का जो मुख्य स्थान गोगामेड़ी है। थर्ड है पाबू जी का कोलुमुंड है, और तेजा जी का है पर्वतसर नागौर। तो ये तीनों सही हैं, परंतु मल्लीनाथ जी का सांगवाड़ा नहीं, तिलवाड़ा बाड़मेर है। अगला प्रश्न है, शीतला माता का वाहन क्या है? तो देखिए, शीतला माता का वाहन गधा है, सबको पता है। शीतलाष्टमी कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतलाष्टमी होती है, और शीतला माता का जो वाहन है वो गधा है। अगला प्रश्न है, बीकानेर की प्रसिद्ध गायिका अल्लाह जीलाबाई किस राग गायकी के लिए प्रसिद्ध थी? तो देखिए, बीकानेर की जो अल्लाह जीलाबाई है वो मांड गायकी के लिए बहुत ही फेमस रही हैं, तो मांड इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक नाट्य ख्याल में गायक ऊंची कूद लेकर डफ बजाते हुए उछलते गाते हैं और घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात कहते हैं? तो ये कौन सा लोक नृत्य या कौन सा नाट्य खेल है? तो देखिए, ये चार बैत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मनाए जाने वाले त्योहार उनके माह से संबंधित कौन सा युग्म सही है? तो देखिए, पहला दिया गया है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के सामने ज्येष्ठ है, तो जी नहीं, अक्षय तृतीया ज्येष्ठ माह में नहीं आती। अक्षय तृतीया आती है वैशाख शुक्ल तृतीया जो होती है वो अक्षय तृतीया होती है, वैशाख शुक्ल तृतीया। फिर है निर्जला एकादशी, श्रावण माह में नहीं, श्रावण में नहीं आती। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी जो होती है वो निर्जला एकादशी होती है। अगला है शीतलाष्टमी, चैत्र में। तो देखिए, शीतलाष्टमी चैत्र माह में ही आती है। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है वो शीतलाष्टमी होती है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला भी देख लेते हैं, आंवला नवमी फागुन। तो ये आंवला नवमी फागुन में नहीं आती, आंवला नवमी आती है कार्तिक शुक्ल नवमी जो आती है वो आंवला नवमी आती है, कार्तिक शुक्ल नवमी। तो इसका राइट आंसर चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतलाष्टमी होती है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाजोट क्या है? तो देखिए, बाजोट वह होता है जो कि पूजा की थाल के नीचे जो चौकी रखी जाती है ना, उसे बाजोट कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। एक तरफ दी गई है हवेलियां और दूसरी तरफ उनके स्थान दिए गए हैं। पहला है महेश्वरी की हवेलियां। महेश्वरी की हवेलियां कहाँ स्थित हैं? तो ये हैं बीकानेर में, महेश्वरी की हवेली बीकानेर में। 3 ताराचंद रूड़िया की हवेलियां, ताराचंद रूड़िया की हवेलियां हैं रामगढ़ शेखावाटी सीकर में, इसका 4 होगा, 3 4। फिर है नाटाणियों की हवेलियां। तो नाटणियों की हवेलियां कहाँ पर स्थित हैं? ये हैं जयपुर में, नाटणियों की हवेलियां जयपुर में स्थित हैं। 1। फिर अगला है ईसरदास मोदी की हवेली। तो ईसरदास मोदी की हवेली झुंझुनू शेखावाटी में स्थित है, 2। तो इसका राइट आंसर होगा 3 4 1 और 2। किसमें देख लेते हैं? 3 4 1 और 2, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो देखिए, पहला दिया गया है चित्रकार और उनके चित्रित ग्रंथ। जगन्नाथ द्वारा चित्रित ग्रंथ है बिहारी सतसई, तो ये एकदम सही है, बिहारी सतसई जगन्नाथ द्वारा चित्रित ग्रंथ है। दूसरा है कमलचंद्र द्वारा चित्रित ग्रंथ मधुमालती। तो देखिए, ये गलत है, मधुमालती कमलचंद्र द्वारा चित्रित ग्रंथ नहीं है। कमलचंद्र मेवाड़ स्कूल से संबंधित थे।
मधुमती एक सूफी कविता है जो कि मीर सैयद द्वारा लिखी गई है। फिर अगला है हीरा चंद सुपन सह चरित्रम, तो ये भी सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमती कमल चंद्र द्वारा नहीं है। अगला प्रश्न है लीला मौर्य संस्कार राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो देखिए लीला मौर्य जो संस्कार है वो राजस्थान की मीणा जनजाति से संबंधित प्रमुख संस्कार है लीला मौर्य। अगला प्रश्न है चोगा क्या है? तो देखिए चोगा जो होता है वो अंगरखी के जो ऊपर पहनने वाला वस्त्र होता है वो चोगा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है शेखावाटी बोली राजस्थान की किस बोली की एक उप बोली है? तो शेखावाटी बोली राजस्थान की मारवाड़ी बोली की एक उप बोली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं संत मीराबाई द्वारा रचित है? तो पहली है नरसिंह मेहतारी हुंडी, तो बिल्कुल सही, ये संत मीराबाई द्वारा रचित एक कविता है। अगला है मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथ। अगला रुक्मणी मंगल, तो रुक्मणी मंगल मीराबाई द्वारा रचित नहीं है। रुक्मणी मंगल के रचयिता हैं नंददास। नरसिंह मायरो, तो नरसिंह मायरो भी मीरा द्वारा रचित है। फिर है टीका राग गोविंद, तो ये भी मीराबाई द्वारा रचित है। तो 1, 3 और 4 इसमें सही उत्तर होगा। 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से राज्य को कर्क रेखा पार नहीं करती है, पूछा है। तो देखिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कर्क रेखा किस किस राज्य को से होकर गुजरती है। तो मुख्यतः कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी शॉर्ट ट्रिक का भी शॉर्ट हमने डाला हुआ है चैनल पे, तो मैं अभी बता देती हूँ आपको। इसकी शॉर्ट ट्रिक है मित्र पर गमछा जार, मित्र पर गमछा जार, इसका शॉर्ट ट्रिक है। इसके देख लेते हैं कौन कौन से राज्य इसमें आते हैं। तो देखिए इसमें मणिपुर नहीं आता है, इसमें आता है मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है, मध्य प्रदेश आता है, राजस्थान आता है, गुजरात आता है और छत्तीसगढ़ आता है और झारखंड आता है और पश्चिम बंगाल आते हैं। तो ये 8 राज्य जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। तो इसका सही उत्तर मणिपुर होगा। अगला प्रश्न है कौन सी देशांतर रेखा भारत का मानक समय दर्शाती है? तो देखिए भारत का जो मानक समय दर्शाने वाली रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो भारत का मानक समय रेखा कहलाती है। ये कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो ये मुख्यतः 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? एक यूपी है, एक एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और एक है आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जिनसे होकर के मुख्य जो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो गुजरती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक किन किन देशों को पार करती है? तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका उद्गम स्थल अगर देखें तो वो है चेम यांगडुंग ग्लेशियर। देखिए नाम आपको याद रखना पड़ेगा, चेम यांगडुंग ग्लेशियर इसका उद्गम स्थल है। ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नदी जो उद्गम स्थल से लेकर पार करते हैं देश वो हैं चीन, भारत और बांग्लादेश। तो ये ऑप्शन नंबर डी में है, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश, इन 3 देशों से होकर ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है देखिए ये उल्टा हो गया है। अगला है वन विहार सुमेलित करना है। वन विहार उत्तराखंड दिया गया है इसके सामने। तो देखिए वन विहार जो है वो मध्य प्रदेश में है, ये इसका ये होगा। मन्नार दिया गया है। मन्नार कौन से राज्य में स्थित है? मन्नार तमिलनाडु में स्थित है। वहीं फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, ये इसका सही होगा। दूसरा है कांगर, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये देखिए मिलान आप देख लीजिए, वन विहार मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, मन्नार तमिलनाडु में है और कांगर छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पूछा है। तो देखिए कौन सा कथन सत्य है? पिंडमाट मैदान राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। तो यही एकदम सही है कि जो पिंडमाट का मैदानी राजस्थान है वो पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में
निम्नलिखित प्रश्न में जिले व जलवायु प्रदेशों में कौन सा युग्म असंगत है? ये सही प्रश्न है, ये इसमें मिसप्रिंट हो गया है। पहला दिया गया है उत्तरी जालौर अर्धशुष्क प्रदेश, तो देखिए उत्तरी जालौर अर्धशुष्क प्रदेश है। दूसरा है अजमेर उप आर्द्र प्रदेश, तो ये गलत होगा, अजमेर उप आर्द्र प्रदेश नहीं, अजमेर अर्धशुष्क प्रदेश है, अर्धशुष्क प्रदेश है अजमेर। फिर है राजसमंद आर्द्र प्रदेश, बिल्कुल सही है ये। चित्तौड़गढ़ अति आर्द्र, तो ये भी एकदम सही है, तो इसका सही उत्तर अगर देखें तो वो है अजमेर। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन से जिले हैं जो जलवायु मैं लिख देती हूँ, जलवायु प्रदेशों का सही युग्म है। जलवायु प्रदेश पता करने हैं हमको, तो ये सारे सही हैं, परंतु अजमेर उपाद्र नहीं, अजमेर अर्धशुष्क प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, जल द्वारा मिट्टी का अपरदन मुख्यतः राजस्थान के किन जिलों से में होता है? तो देखिए जल और मिट्टी का अपरदन होता है वो राजस्थान के दक्षिणी जिलों और पूर्वी जिलों दोनों में होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है? तो राजस्थान की एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है वो है चंबल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, चंबल नदी। अगला प्रश्न है, राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953 के तहत वनों की कितने श्रेणियां में बांटा गया है? तो देखिए जो एक्ट था 1953 का एक्ट, इसमें वनों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, संवत्सर कोटसर आखेट निषेध क्षेत्र किस जिले में है? तो संवत्सर कोटसर आखेट निषेध क्षेत्र चूरू जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पशुधन निशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब की गई? तो देखिए ये पशुधन है ना कि मनुष्य, तो पशुधन निशुल्क दवा योजना की शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी 15 अगस्त 2012 को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर, 15 अगस्त 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में कितने प्रकार के खनिजों का उत्पादन हो रहा है? तो देखिए वर्तमान में राजस्थान में 57 तरीके के खनिजों का उत्पादन हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले का युग्म पहचानना है। तो देखिए सबसे ज्यादा लिंगानुपात था वो था डूंगरपुर और सबसे कम धौलपुर, तो ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमें कूट को क्या करना है, मिलान करना है। तो पर्यटन केंद्र और स्थान दिए गए हैं। सोनी जी की नसिया कौन से जिले में स्थित है? सोनी जी की नसिया अजमेर जिले में स्थित है। लोहागढ़ का किला भरतपुर में स्थित है। चंद्र महल जयपुर में स्थित है और जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है। तो सही उत्तर इसका होगा 3, 1, 4 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 1, 4 और 2, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानना है। असत्य कथन को पहचानना है, कौन सा असत्य है? तो सब पहला दिया गया है, राजस्थान में सबसे अधिक भील जनजाति बांसवाड़ा में है, एकदम सही है। सेकंड है, गरासिया जनजाति के गांव का मुखिया पटेल कहलाता है, एकदम सही है, ये एग्जाम में पूछा हुए क्वेश्चन है, ये इन्हीं में से क्वेश्चन पूछते हैं। थर्ड है, सहरिया जनजाति में लीला मोरिया संस्कार विवाह से संबंधित संस्कार है। जी नहीं, अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन आया था, लीला मोरिया संस्कार कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो मीणा जनजाति से ये संबंधित है। मीणा में जो हाडा जनजाति होती है उनसे संबंधित है। फिर है, तो ये ही इसका सही उत्तर होगा, ये गलत है। सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है, तो ये भी एकदम सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो देखिए भारत में किस तरीके का लोकतंत्र है? तो प्रतिनिध्यात्मक तरीके का लोकतंत्र है। प्रतिनिधि चुनते हैं सरकार को, तो प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में अभी तक कितनी बार संशोधन हुए हैं? तो देखिए जो प्रस्तावना है संविधान की उसमें अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ? 1976 में ये संशोधन हुआ, इंदिरा गांधी के समय में। इसमें जो संशोधन हुआ उसमें क्या शब्द जोड़े गए थे? तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, देखिए यहाँ लिख देती हूँ, समाजवाद। दूसरा शब्द जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष,
पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द जोड़ा गया था अखंडता। तो ये शब्द इसमें जोड़े गए थे किसमें, उद्देशिका में 1976 में। ये जो इसमें संशोधन हुआ था, एक बार ही प्रस्तावना में अभी तक संशोधन हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में पहली बार 14 साल की उम्र तक के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की थी? तो देखिए ये अनुच्छेद था 45, अनुच्छेद नंबर 45। तो इसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की थी। वहीं देख लेते हैं अनुच्छेद 19 क्या है। तो देखिए अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं? तो देखिए मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार प्राप्त हैं हमें। 12 से 35 तक कितने टोटल 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। अनुच्छेद 19 में 6 तरीके की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत। इसमें भाषण देने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की, व्यवसाय करने की, निवास करने की, तो इस तरीके से 6 स्वतंत्रताएं इसमें शामिल की गई हैं। अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया? इसमें अनुच्छेद 20 है अपराधों की दोष सिद्धि निवारण से संबंधित अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 32 क्या है? तो देखिए अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इसे डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है किसे? अनुच्छेद 32 को। तो देखिए ये इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर डी, 45 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों व स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए ये अनुच्छेद है 39 अनुच्छेद, जिसमें कि महिला और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के समान वेतन का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीचे दिए गए कर्तव्यों में से कौन सा मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? तो देखिए कौन सा नहीं रखा जाता? पहला है देश की सुरक्षा, ये रखा जाता है। नेक्स्ट आयकर भुगतान, तो ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। थर्ड है संस्कृति की धरोहर की रक्षा करना, ये रखा जाता है। जन संपत्ति की रक्षा करना ये भी है, परंतु आयकर भुगतान मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग निम्नलिखित कार्यों का विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन करना है हमको। पहला दिया गया है, राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है। तो देखिए एकदम सही है। अगला है, राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। तो ये भी एकदम सही है कि ये करवाता है। थर्ड दिया गया है, राज्यपाल के निर्देशों के अनुरूप पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है। ये गलत है राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपी गई मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं निर्वाचन कराने का कार्य कौन करता है? निर्वाचन आयोग। तो ये भी एकदम वो गलत है। तो इसमें सही उत्तर होगा 1 और 2। राज्य निर्वाचन आयोग पूछा है, तो ये भारत से रिलेटेड नहीं राज्य से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों सही हैं। देखिए क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। पहला है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग मार्च 2000 में क्रियाशील हुआ। तो ये एकदम सही है। बी ऑप्शन है, यह एक स्वशासी उच्च अधिकारी प्राप्त मानव अधिकारों की निगरानी की संस्था है। तो ये भी एकदम सही है। थर्ड है, आयोग के अध्यक्ष पद पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जा सकता है। ये भी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि अध्यक्ष 6 वर्ष की अवधि अथवा 72 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पद पर बना रहता है। तो ये गलत है। राज्य मानवाधिकार आयोग का ये प्रावधान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा कथन सही है पूछा है। पहला है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि में हुआ। तो ये एकदम सही है। नेक्स्ट है, प्रथम निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो आधार पर हुई हो। ये सही है। ऊपर वाले क्वेश्चन में उसमें दिया गया था 72 वर्ष, तो 72 वर्ष नहीं 62 वर्ष की आयु पहले होती है, तो वो अपने पद तक रहता है। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो पूर्ण होती है। तो देखिए ये भी एकदम सही है कि जो
राज्य निर्वाचन आयोग है उसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो इसके लिए होता है। तो इसमें उपयुक्त सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन की धुरी या किंग पिन किसे कहा जाता है? तो किंग पिन या राज्य प्रशासन की धुरी है वो मुख्य सचिव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में उप मुख्यमंत्री निर्वाचित होने वाले गैर कांग्रेसी व्यक्ति कौन थे? गैर कांग्रेसी व्यक्ति तो ये थे हरिशंकर भाभड़। तो हरिशंकर भाभड़ ये थे जो कि उप मुख्यमंत्री गैर कांग्रेसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है? पहला दिया गया, उपखंड अधिकारी दंड नायक के रूप में अपने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर सकता है, बिल्कुल सही है। सन 1956 में तहसीलदार सेवा पर नियंत्रण राजस्व मंडल को सौंपा, ये भी एकदम सही है। निर्वाचन की दृष्टि से उपखंड अधिकारी को पंजीयन अधिकार कहा जाता है, तो ये भी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई ग्राम पंचायत को माना गया। जी नहीं, ये गलत है, भारत में ग्राम पंचायत को नहीं माना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय के हमें क्या बताना है? कूट सही उत्तर बताना है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो देखिए ये गलत है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के परामर्श से नहीं की जाती है। अगला है, राजस्थान उच्च न्यायालय की बेंच जयपुर में स्थित है। उच्च न्यायालय की जो बेंच है वो जयपुर में है, तो ये एकदम सही है। राजस्थान उच्च न्यायालय की बेंच जयपुर में स्थित है। अगला है, राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1 अक्टूबर 1952 से प्रभावी हुए, तो ये भी एकदम सही है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय 50 न्यायाधीशों की स्वीकृति है, तो ये भी एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर 2, 3 और 4 होंगे। 2, 3 और 4 कौन से ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री को राज्यपाल निर्वाचित करता है। अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री को राज्यपाल निर्वाचित करता है, तो ये कथन सही है? जी नहीं, ये गलत है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल निर्वाचित करता है। नेक्स्ट है, राज्य मंत्री परिषद उस राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, तो ये भी एकदम गलत है। दोनों ही कथन इसमें गलत दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ राज्यपाल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं। तो देखिए, शिवराज पाटिल थे राज्यपाल, वो 2011 में थे, एकदम सही है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, वो 2006 में, एकदम सही। शैलेंद्र कुमार थे, वो थे शैलेंद्र कुमार 2008 में, ये भी एकदम सही है। अंशुमन सिंह 2002 में, तो ये भी एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3, 4 होगा। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई। तो देखिए, राजस्थान में इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई 2021 में, ये लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कृषि वानिकी पर उप मिशन SMAF को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 2017-18 में, से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन राजस्थान के कितने जिलों में चलाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन राजस्थान के 24 जिलों में चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हस्त निर्मित कागज निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा है? हस्त निर्मित कागज निर्माण का प्रमुख केंद्र सांगानेर व गोसुंडा है। तो सांगानेर और गोसुंडा देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, सांगानेर और गोसुंडा। अगला प्रश्न है, सूखा आशंकित क्षेत्र DPAP का क्रियान्वयन 1774-75 में किया गया था। तो ये एकदम सही है। DPAP का जो क्रियान्वयन 1974-75 में किया गया था। अगला है, 1 अप्रैल 1995 को ये कार्यक्रम जल संभर विकास योजना तथा 2003 में हरियाली परियोजना के तहत क्रियान्वित किया गया था। तो देखिए, ये भी एकदम सही है। तो इसके दोनों ही कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं।
अगला प्रश्न है, भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सी है? तो कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी ऑब्वियसली मौसमी बेरोजगारी होगी, मौसम पर डिपेंड होगी। बारिश होगी तो अच्छी कृषि होगी, नहीं तो सूखा काल रहेगा। अगला प्रश्न है, रिको द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है? तो ये की गई है भिवाड़ी में। स्किल डेवलपमेंट क्षेत्र की भिवाड़ी में स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति किस वर्ष लाई गई थी? तो जैव प्रौद्योगिकी नीति लाई गई थी 2015 में। सी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो देखिए, स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है वो जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना कहाँ की गई है? अब देखिए, मिलेट्स कौन सा जो अनाज है? तो वो बाजरा। मिलेट्स किसको कहते हैं? बाजरे को कहते हैं। तो बाजरे के लिए जो ये मिशन प्रोत्साहन मिशन था, वो कौन सा राज्य स्थापना की गई? तो वो जोधपुर में इसकी स्थापना की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य की पहली सहकारी समिति की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य की पहली सहकारी समिति की स्थापना 1905 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को छांटना है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 एकदम सही। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना 2005 एकदम सही। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम 2007 एकदम सही है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना 2009 तो जी नहीं, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना जो प्रारंभ की गई थी वो 2 अक्टूबर 2011 में प्रारंभ की गई थी, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। वहीं हमने पीछे देखा था कि मुख्यमंत्री निशुल्क पशुधन निशुल्क दवा योजना प्रारंभ कब की गई थी? तो वो 15 अगस्त 2012 में स्टार्ट की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना अपनी लॉन्च प्रारंभ होने की तिथि के साथ सुमेलित नहीं है? तो पहला दिया गया है मुख्यमंत्री पालनहार योजना 8 फरवरी 2005। जी हाँ, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, पन्नाधाय जीवन अमृत योजना 14 अगस्त 2006। ये भी एकदम सही है। अपना धाम अपना काम अपना नाम योजना कब स्टार्ट की गई? 2008 में। तो ये भी एकदम सही है, तीनों सही हैं। अगला है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना केंद्र प्रवर्तित 9 फरवरी 2014। तो देखिए, ये गलत है। ये स्टार्ट की गई थी 19 फरवरी 2015 में ये स्टार्ट की जाती है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला दिया गया है, इसमें चयनित गांवों के विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास की परिकल्पना की गई है। तो ये एकदम सही है। इसका उद्देश्य नैतिक मूल्य पैदा करना, जैसे लैंगिक समानता, महिलाओं की गरिमा, सामाजिक न्याय, समाज सेवा की भाव इत्यादि। तो ये भी एकदम सही है। अगला है, ये है ग्रामीण समुदाय की सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक लाभबंदी पर बल देती है। ये भी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि यह सीमांत किसानों के लिए कृषि विपणन और साख उपलब्ध कराने को बढ़ावा देती है। तो ये गलत है आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है शाहाबाद 12 में स्थापित किया जा रहा है। देखिए, हमने इसमें बीच में करंट अफेयर सारे ही तरीके के क्वेश्चन लिए हैं। तो शाहाबाद 12 में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य में अक्षय ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा की स्थापना क्षमता कितनी मेगावाट में है? तो देखिए, ये है अक्षय ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा की क्षमता 9811.85 मेगावाट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अकीरिय गैसों को उनके खोजकर्ता के साथ सुमेलित करना है। तो अकीरिय गैसें कौन कौन सी हैं? पहली दी गई है हीलियम। हीलियम के खोजकर्ता कौन है? लोकेयर। तो पहले में होगा 2। नेक्स्ट है नियोन। नियोन के खोजकर्ता सोजे और ट्रेवर्स। तो सेकंड में होगा 3। फिर है ऑर्गन। ऑर्गन के खोजकर्ता कौन है? रेमजे और रेले। तो ए।
एक नंबर। फिर है क्रिप्टन गैस, इसके जो कौन खोज करता है, वो रेमजे और ट्रेवर्स दोनों। तो 4, तो 2 3 1 4 इसका राइट आंसर होगा। 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु इसके प्रारंभिक यानी प्रिमिटिव स्तनी है? तो वो कौन सा जंतु है? वो है कांटेदार कीट बख्शी यानी स्पिनी आंट आइटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? जो क्लोट्स बन जाते हैं ब्लड के, वो कौन सी जो घटक वो बनाता है? तो वो बनाता है प्लेटलेट जो होती हैं, वो थक्के बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, अपचयन वह क्रिया है जिसमें क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, वो अपचयन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन किस प्रकार का बहुलक है? तो पॉलीथीन रेखिक बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में जो पाचक कक्ष है ना, उसके अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से सम व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? तो वो कहलाता है क्लोनिंग कहलाता है। क्लोनिंग ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी पद्धति या व्यवस्था जोड़ती है? तो देखिए, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से जो पद्धति जोड़ती है वो मोडेम कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कब प्राप्त हुआ था? 1930 में ये प्राप्त हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1930 में सर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिलता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। तो ये कथन और कारण दिए गए हैं। अगला दिया गया है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए उपग्रह को निवास वेग मिलता है। तो देखिए, दोनों ही सही हैं। और तो पहला उपग्रह हमेशा पृथ्वी की पूर्वी दिशा में छोड़ते हैं, एकदम सही है। दूसरा भी सही है, तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का बहुलक पॉलीमर क्या होता है? तो प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है, वो होता है आइप्रोसिन, आइसोप्रीन इसका बहुलक होता है प्राकृतिक रबर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? तो वार्षिक जो पर्यावरण में जैव द्रव्यमान होता है वो न्यूनतम होता है गहरे सागर जहां होते हैं, वहां ये न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग के लिए ब्राथ वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो ब्राथ वैक्सीन का प्रयोग गलघोटू में प्रयोग किया जाता है, ब्राथ वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिए गए हैं, हरित पेटी बड़े नगरों के भौतिक विस्तार को नियंत्रित करने की एक नियोजन संकल्पना है। दूसरा दिया गया है, यह नगर का एक अनिवार्य घटक है। तो देखिए, ये एक नंबर सही है कि हरित पेटी है वो बड़े नगरों के भौतिक विस्तार को नियंत्रित करने के लिए नियोजन संकल्पना, एकदम सही, परंतु ये अनिवार्य घटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ए सही है, परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों पर विचार करना है हमको। रुधिर के जमने के लिए आवश्यक कारक पूछे गए हैं। तो पहला दिया गया है कि कैल्शियम, फिर विटामिन के, विटामिन B12 और प्रोथोबिन। तो इसमें देखिए, कैल्शियम इसके लिए जरूरी है, विटामिन के इसके लिए जरूरी है और प्रोथोबिन इसके लिए जरूरी है, परंतु विटामिन B12 इसके लिए जरूरी नहीं है। तो 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज एक जीन का गठन करती है? तो एक जीन का गठन कौन सी चीज करती है? वो करती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इसका गठन करती है एक जीन का। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स एक दवा है जो हृदय के कार्य को धीमी करती है और उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती है, वो कौन सी चीज होती है? तो वो कौन सी दवा होती है? वो बीटा ब्लॉकर दवा होती है, बीटा ब्लॉकर, बीटा है ये, बीटा ब्लॉकर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण के सभी प्रकारों अल्फा, बीटा और गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। तो वो है गाइगर काउंटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है मैंग्रोव वे पेड़ हैं जिनमें होता है, क्या होता है, मैंग्रोव में श्वसन करने वाली जड़ें होती हैं, श्वसन करने वाली जड़ें मैंग्रोव पेड़ में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो अंतरिक्ष यान में जो ईंधन में जम जाता है उसको बचाने के लिए ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। ग्लाइकोल, ये ग्लाइकोल नहीं ग्लाइकोल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 की क्षमता कितनी है। तो इसकी क्षमता है 1 गीगाफ्लोप, गोगाफ्लोप नहीं गीगाफ्लोप, 1 गीगाफ्लोप इसकी क्षमता है। 1 गीगाफ्लोप में कितने क्या होता है, तो 1 गीगाफ्लोप इक्वल टू 1 बिलियन, 1 बिलियन के बराबर होता है। और इसमें जो फ्लोटिंग पॉइंट होता है वो पर सेकंड होता है, 1 बिलियन पर सेकंड फ्लोटिंग पॉइंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अत्यंत उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो इसको मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग किया जाता है उच्च तापमान को मापने के लिए, वो किसको प्रयोग किया जाता है, वो पायरोमीटर को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यदि डीएनए श्रृंखला में 10,000 क्षारक युग्म है तो इसमें कुल कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो इसमें देखिए 20,000 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हमें छांटना है। हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, प्रोज्वल, 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 प्रोज्वल। तो देखिए इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा प्रोज्वल। अगला क्वेश्चन है रिजु का पर्यायवाची शब्द पूछा है। रिजु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो रिजु का पर्यायवाची शब्द होगा सीधा। और रिजु के समानार्थी शब्द अगर पूछे तो जैसे वक्र, भंगुर, कठोर, ये इसके पर्यायवाची शब्द होंगे। हाँ, ये इसके विलोम शब्द होंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है पूछा है। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो राजपुरुष बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिसमें किसी पद का प्रधानता न होकर समस्त पद के दोनों शब्द जो मिलकर किसी एक अन्य ही विशेष प्रकार का अर्थ जो प्रकट करते हैं ना, वो बहुव्रीहि समास होते हैं। जैसे दामोदर, वाग्देवी, ये सभी कौन से समास है, तो ये बहुव्रीहि समास है। राजपुरुष कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास कौन सा समास, राजपुरुष। अगला क्वेश्चन है कि शब्द में व्यंजन संधि नहीं है पूछा है। तो देखिए मृण्यम में है, संयम में है, उद्गार में है, परंतु शौर्य में व्यंजन संधि नहीं है। शौर्य में कोई संधि नहीं है, इसका वर्ण विच्छेद हम कर सकते हैं। व्यंजन संधि क्या होती है, जिसमें किसी व्यंजन या स्वर के मेल से जो बदलाव आता है ना, वो व्यंजन संधि कहलाती है। तो शौर्य में व्यंजन संधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है 19 में मूल शब्द और उपसर्ग कौन से हैं। तो देखिए 19 में मूल शब्द होगा उन, और इसमें जो उपसर्ग होगा वो होगा बी। उन उपसर्ग होगा और 20 मूल शब्द होगा। तो उन 20, तो किस में ये दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, उन उपसर्ग 20 मूल शब्द। अगला क्वेश्चन है अपने ही कुल का नाश करने वाला एकल शब्द क्या होगा। तो अपने ही कुल का नाश करने वाला कुलीगार होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनिका खाना बनाकर पढ़ने लगी, वाक्य में रेखांकित क्रियापद है। तो बनाकर रेखांकित शब्द है, तो ये कौन सा क्रियापद है, तो ये पूर्वकालिक क्रियापद है। मोनिका ने खाना बनाकर पढ़ने लग गई, तो पूर्वकालिक। अगला क्वेश्चन है अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है। तो अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है अनुभवी व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित परिभाषिक शब्दों में से असुमिलित को छांटना है। तो पहला दिया गया है बिक्यूट्स वसीहत, बिगेमी द्विविवाह, दूसरा है क्वेश्चन समारोह और ब्लफ झांसा। तो देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, ये समारोह नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शुक्ल का विलोम शब्द है। तो शुक्ल का विलोम शब्द है कृष्ण। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट टेंसेज। आई वुड हैव गॉन देयर इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी। तो इसमें कौन सा टेंस होगा, तो इसमें देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। मतलब हैड प्लस ईडी फॉर्म आती है, हैड और इसमें ईडी लगा हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा।
अगला क्वेश्चन है चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच। सरिता सेड टू मी आई विल डू इट नाउ और नेवर। तो इसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो बोलेंगे सरिता टोल्ड मी दैट शी वुड डू इट देन और नेवर। तो ये देखते हैं कौन से में है। तो इसमें दिया गया सरिता टोल्ड मी दैट शी वुड डू इट देन और नेवर। तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस टू गिवन एक्टिव वॉइस। तो इसका राइट आंसर होगा यू कैन प्ले विद दीज किटन्स क्वाइट सेफली। तो इसका राइट आंसर इसको किस में करना है, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो दीज किटन्स कैन बी प्लेड विद क्वाइट सेफली। तो इसमें कहाँ दिया गया है, दीज किटन्स कैन बी प्लेड विद क्वाइट सेफली। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। माई फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस अ ईयर। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो इन प्रीपोजिशन आएगा कि मेरे पिता इस ईयर में रिटायर हुए हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस। हमने बच्चे को हंसाया। तो इसका जो सही होगा वी लाफ द चाइल्ड हैड लाफ्ड बाय अस। नो, वी हैव द चाइल्ड टू लाफ। ये भी गलत है। वी कॉज्ड द चाइल्ड टू लाफ। तो ये इसका राइट आंसर होगा, हमने बच्चे को हंसाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। आर यू अटेंडिंग रिसेप्शन टुडे। तो देखिए ये दिया गया है आर यू अटेंडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है अटेंडिंग फिल इन द ब्लैंक्स रिसेप्शन टुडे। तो इसमें द आएगा, आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन टुडे। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल ऑफिशियल टर्म फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन दिया गया है। तो ये किससे रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड है सैलरी नहीं, बोनस नो, डिस्करेजमेंट भी नहीं, इनकरेजमेंट इसका राइट आंसर होगा। इनकरेजमेंट का भी मतलब प्रोत्साहन होता है। आगे दिया गया है यदि आप एक फाइल को कॉपी और पेस्ट करते हैं तो क्या करना है। तो एक फाइल को कॉपी पेस्ट करने के लिए हमें मूल फाइल अपरिवर्तित रहती है और नई फाइल बनती है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, मूल फाइल अपरिवर्तित रहती है और एक नई फाइल बनती है। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः इंस्टॉलेशन फाइलों का एक्सटेंशन होता है। तो देखिए सामान्यतः जो इंस्टॉलेशन फाइलों का एक्सटेंशन होता है वो होता है .exe। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ये विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर हैं जो जटिल से जटिल गणना बहुत ही कम समय में करने में सक्षम होते हैं। तो ये कौन से कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा के 1 और 0 को ऐसे कैरेक्टर्स में बदलना जिन्हें कोई व्यक्ति समझ ना सके, ये क्या कहलाता है। तो ये डिकोडिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पेज वर्क का क्या अर्थ होता है। तो देखिए पेज वर्क का होता है डॉक्यूमेंट का अगला पार्ट एक नए पेज से स्टार्ट करना, ये पेज वर्क का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रिंटर द्वारा पेपर पर दी गई आउटपुट को क्या कहते हैं। तो प्रिंटर द्वारा पेपर पर आउटपुट दी जाती है उसे हार्ड कॉपी कहते हैं, सबको पता होगा हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट है टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है, टेम्परेरी मेमोरी रैम कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन विंडोज में एक चलते हुए प्रोग्राम से दूसरे पर जाने के लिए कौन सी कीज दबाई जाती हैं। तो वो जब दबाई जाती है Alt + Tab। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है। तो यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। सॉरी बैंड नहीं है, बस यूनिवर्सल सीरियल बस। देखा ऐसे जल्दबाजी में रॉन्ग हो जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है MS वर्ड 2010 में रिबन की श्रृंखला से बने होते हैं, किस श्रृंखला से बने होते हैं। तो ये बने होते हैं टैब से बने होते हैं, रिबन बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के नागरिकों का किस मिशन के तहत PHC स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण कर ई-हेल्थ रिकॉर्ड कार्ड बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है ई-हेल्थ रिकॉर्ड कार्ड राजस्थान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया है? तो देखिए ये नियुक्त किया है प्रोफेसर नाइमा खातून को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 2023 में 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है अविनाश साबले। अविनाश साबले भारतीय हैं जो कि स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं इस स्टीप चेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुब्रा सिंह ने प्रदेश के किस वर्ष तक रेबीज उन्मूलन के लिए स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया? तो ये किया था 2027 तक इन्होंने ये लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रतिष्ठित AMS स्वामीनाथन पुरस्कार से 2 जनवरी 2024 को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था प्रोफेसर BR कंबोज को। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मशहूर संगीतकार का 55 वर्ष की आयु में 9 जनवरी 2024 को निधन हो गया? तो ये राशिद खान का निधन हो गया था, मशहूर संगीतकार थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान भारत अवार्ड से किसे नवाजा गया है, किसे सम्मानित किया गया? तो ये अनिल अग्रवाल को ये सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा 13 मार्च 2024 को जारी मानव विकास सूचकांक HDI 2023-24 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये रहा है 134 स्थान, 134वां स्थान भारत का इसमें रहा है। अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा बहुउद्देशीय ऐप विकसित किया गया है? ऐप पूछा है, तो ये कौन सा साक्षी ऐप लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी रजत चौहान का संबंध किस खेल से है? तो राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी रजत चौहान का संबंध तीरंदाजी से है। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर। तो देखिए ये थे हमारे आज के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2। इसमें हमने सारे ही सब्जेक्ट लिए हैं, ओनली रीजनिंग और मैथ को छोड़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट हमने लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोज़ में मॉडल टेस्ट पेपर और लेके आने वाले हैं। तो ये ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम अभी इस महीने है, सीनियर सेकेंड लेवल के एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर ऐसे ही आते रहेंगे। तो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को आप सुनिश्चित कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।